हेलो एवरीवन। हेलो, एक मिनट में पीपीटी में लगा रहा हूँ। ठीक है, जब तक मैंने चैट ओपन कर दी तुम लोग रिवीजन करो, एक मिनट में बस पीपीटी शो करता हूँ। हेलो एवरीवन। हेलो 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 हेलो।
कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। चलो, अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो बात ये है कि हमारी जो क्लास होने वाली है ये अभी की, आज कैमरा थोड़ा उलट पुलट चल रहा है, एक्चुअल में घर में चल रहा है मेरे भाई काम, तो उसको लेकर बड़ा थोड़ा सा कैमरा इधर उधर हो गया है। चलो ठीक है, फाइनली ओके, ठीक है। चलो, ऑल ओके। चलो, असल में शादी का टाइम है मेरे भाई, तो इधर से उधर, उधर से इधर, कभी इधर कोई ना कोई काम चल ही रहा है। चलो, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम लोगों को कंपनसेट कर दूंगा अगर किसी भी तरीके से कमी रहती है, ठीक है। सबसे पहले तो यार आज हम लोगों की 1 घंटे की क्लास रहने वाली, 1 आवर की, और इंडियन बैंकिंग सिस्टम अभी मेरी तरफ से ड्यू चल रहा है, बट डोंट वरी, लिटरली बता रहा हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा, इस वजह से हो रहा है वो। मैं आज सैटरडे है, कल संडे है, ट्यूसडे को मेरी क्लास होगी, मंडे को और मैं एक काम करूंगा, मंडे वाले दिन आप लोगों की क्लास रख लेता हूँ, मंडे वाले दिन इंडियन बैंकिंग सिस्टम हम लोग कर लेंगे, ओके। शादी इंपॉर्टेंट नहीं यार, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपका फ्यूचर भी इंपॉर्टेंट है, पहली प्रायोरिटी मेरी है। कल ही मेरे पास सर का कॉल आया कि बेटा आशीष ये बताओ कि कैसा स्केड्यूल रहने वाला है, तुम्हारी शादी होगी, छुट्टी पे जाना होगा। मैंने कहा सर क्लासेस तो नहीं रुकेंगी, कुछ भी हो जाए क्लासेस नहीं रुकेंगी, क्लासेस प्रॉपर होती रहेंगी, ओके। तो शादी भी होगी, क्लासेस भी होंगी, ठीक है, डोंट वरी, आपका स्केड्यूल कभी भी मिस होने वाला नहीं है, ठीक है। चलो, टाइम बता दूंगा। अब आते हैं यहाँ पर मुद्दे की बात पर। हम लोग आज जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, इट इज बैंकिंग टर्मिनोलॉजी। मेरे भाई इतना शानदार टॉपिक है ना ये, मतलब तुम्हें मजा आ जाएगा। यहाँ से एग्जाम में इतने क्वेश्चन बनते हैं ना, इतने क्वेश्चन बनते हैं, तुम्हें मैं क्या बताऊं, ठीक है। सबसे पहले मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा यहाँ पर होता क्या है एनबीएफसी, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनबीएफसी, देन फिर यहाँ पर कुछ चीजों को समझ के चलेंगे, ठीक है। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, चलिए। ध्यान से सुनना। अक्सर आप लोग यार कभी दोस्त वगैरह के साथ बैठते होगे तो चर्चाएं होती होंगी, तो ये अक्सर चर्चा चलती होगी आपस में बैठ के बातचीत करते हुए कि कभी लुक्कड़ उक्कड़ पे बैठे हो, कभी चाय वाय पीने के टपरी पे गए हो, दोस्तों के साथ बैठे हो, कभी डिस्कशन हो रहा हो, कभी बैठे हो ऐसे दोस्त के साथ टपरी पे, ऑब्वियसली बैठे होगे, ऐसे बात नहीं चलती है। देखना यार, देख सकते अभी मैं भी बैठा हुआ था अपने दोस्तों के साथ, बैठ के बातचीत कर रहा था। मैंने एक दिन अपने दोस्त से कहा, मतलब मैं ऐसे ही बैठा, नहीं चला चाय पीने चलते हैं, तो हम लोग सभी दोस्त चाय पीने के लिए टपरी पे चले गए मेरे भाई, जो अपना खोखा, मतलब खोखा क्या, चौराहा होता है मेरे भाई, उस पे चले गए थे, वहीं बैठ के खोखे वोखे पे चाय वाय पी रहे थे, ठीक है। अब जो सुट्टा पीना था जिनको, वो सुट्टा पी रहे थे, अपन चाय वाले मेरे भाई, अपन चाय पे चले गए, ओके। तो उनमें से एक कहता, अब भाई आशीष देख, अरे भाई आशीष भाई, आशीष भाई, मैंने कहा हाँ बता, अरे भाई आशीष भाई देखना उधर, मैंने कहा किधर देखा, वो देख उधर देखना, मैंने कहा हाँ देख लिया ना, देखना आंटी जैसा कोई जा रहा, आंटी जा रही है। उसने बोला आंटी जा रही है, मैंने कहा आंटी जा रही, माँ जा रही है। तो मैंने देखा यूं करके, मैंने कहा वो मेरी माँ नहीं है, वो मेरी माँ जैसी है। मैंने क्या बोला बेटा, वो मेरी माँ नहीं है, वो मेरी माँ जैसी है। उनमें माँ जैसी हाइट हो सकती है, माँ जैसा रंग रूप हो सकता है, माँ जैसी मेरे भाई कोई सिमिलैरिटी हो सकती है, बट वो मेरी माँ नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैंने कहा चल ठीक है। फिर थोड़ी देर और हुई एक और, मैंने कहा यार देख भाई छुट गया, एक चाय और लेकर आ यार, थोड़ा अदरक ज्यादा डाली, वैसा करके मैंने उसको बोला। फिर इतने में फिर कहता, अबे देख आशीष भाई, आशीष भाई, आशीष भाई, देख उधर अंकल जा रहे हैं। मैंने कहा आज तुझे क्या हो गया मेरे भाई, चाय चढ़ गई क्या? मैंने उधर देखा अंकल जा रहे, मैंने देखा अंकल कहाँ जा रहे, इधर जा रहे, उधर जा रहे। तो मैंने कहा यार पापा नहीं है, वो मेरे पापा जैसे हैं, मेरे पापा जैसा रंग रूप हो सकता है मेरे भाई, मे भी हो सकता है। फिर दोबारा माहौल गर्म था मेरे दोस्त, फिर मैंने कहा लग समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। अरे आशीष भाई, आशीष भाई, आशीष भाई, मैंने कहा हाँ बता भाई क्या हुआ। मैंने गाली दे दी एक दोस्त को, मैंने भाई, अपने यूपी में बिना गाली के बात नहीं होती, मैंने तेरी ऐसी कितनी ऐसी है, क्या बोल रहा पागल कर रहा। मैंने उधर देखा छोटू, देखो भाई जा रहा, भाई है भाई, मैंने कहा भाई नहीं है भाई, हाइट है मेरे भाई भाई जैसी, वो भाई नहीं है। अब थोड़ी देर बाद बोलता देख भाभी जैसी जा रही है, मैं भाई इधर कौन रुकने वाला, हाँ भाई भाई भाई, अब हो या ना हो, हाँ ठीक है सब तेरी भाभी है, मतलब होता नहीं होता मेरे भाई, मतलब वो जो एज होती है, वो जो 18-19 साल, उस टाइम मतलब देख भाई है ना, ऐसा होता नहीं होता मेरे भाई। तो उस टाइम ऐसे ही करके बोल रहे, तो देखो यार उस पूरे पूरे इस एग्जाम्पल में एक चीज देखो, मैं कुछ चीजों को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो है बट वैसा नहीं है, बट उससे मिलता जुलता है, वैसा नहीं है बस उससे मिलता जुलता है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? कितने तेजस्वी लोग हैं, हाँ, मतलब समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पर, देख भाई वो बैंक है, बैंक, हाँ भाई बैंक है, ठीक है, देख भाई वो यहाँ पर बैंक जैसा है, देख भाई वो ये बैंक जैसा है, देख भाई ये बैंक जैसा है, एनबीएफसी इज जस्ट लाइक अ बैंक, इट इज नॉट अ बैंक बट इट इज लाइक अ बैंक, इट इज नॉट अ बैंक बट सम फंक्शन आर लाइक अ बैंक, ओके। एनबीएफसी देख भाई, देख देख एनबीएफसी बैंक जैसा है,
कैसा है? बैंक जैसा है। मतलब अब एनबीएफसी और बैंक में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होगी, हाँ या ना? हाँ या ना मेरे भाई? बैंक में और एनबीएफसी में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होगी कि नहीं होगी? ऑब्वियसली होगी ना। बैंक में एनबीएफसी में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होंगी। हाँ जी सर होंगी। अब जरा समझने की कोशिश करना यहां पर बड़े ध्यान से। ये बैंक है और ये एनबीएफसी है। मित्रों ये बताइए, बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है? बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है? मित्रों बताइए, बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है? करता है कि नहीं करता? यस। एनबीएफसी डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है? यस। बैंक डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है? यस। एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है? नो। बैंक टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है? यस। एनबीएफसी टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है? यस। बट क्या है यहां पर? मिनिमम पीरियड ऑफ 12 मंथ, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 60 मंथ। यानी मिनिमम 1 साल के लिए, मैक्सिमम 5 सालों के लिए। समझ में आ रहा पॉइंट? मिनिमम 1 साल के लिए, मैक्सिमम मेरे भाई यहां पर 5 सालों के लिए। समझ में आया पॉइंट? ये डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है सर, यस। ठीक है। ये लोन प्रोवाइड करता है बैंक, यस। एनबीएफसी लोन प्रोवाइड करता है, यस मेरे भाई। कोई दिक्कत? क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? ऑल ओके? बढ़िया है। मतलब एनबीएफसी और बैंक में क्या अंतर मिला? अंतर ही क्या दोनों के प्रेम में बोलो। आगे मेरे भाई बताइए। बैंक की बात करते हैं, बैंक और एनबीएफसी में क्या अंतर मिला आपको? अंतर क्या मिला? अंतर क्या मिला? क्या अंतर मिला? अंतर सिर्फ इतना मिला कि यहां पर जो टर्म डिपॉजिट आ रहा है वो मिनिमम पीरियड ऑफ 12 मंथ है, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 60 मंथ है, और यहां पर कोई भी डिमांड डिपॉजिट नहीं है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट नहीं है। एक जो मेजर अंतर है वो ये है, आप बैंक जाते हैं, बैंक में आपको इंश्योरेंस मिलता है, यस और नो? मित्रों बताइए, बैंक में जाते हैं आप, इंश्योरेंस मिलता है कि नहीं मिलता? बताइए, यस और नो? बहुत बढ़िया, यस मिलता है। एनबीएफसी में जाते हैं, आपको इंश्योरेंस मिलता है? आंसर बनता है नो, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब ये इंश्योरेंस देता कौन है? डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, डीआईसीजीसी। आप बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, वो इंश्योर्ड है, आपका पैसा आपको मिलेगा। लेकिन मेरे भाई, अगर आपने एनबीएफसी में पैसा जमा किया और आपको यहां पर आपने कहा कि हमको इंश्योरेंस चाहिए, तो एनबीएफसी कहेगा, ए भाई सुन ना, अपन इंश्योरेंस नहीं देता। यही तो बैंक से अलग हटके हम। हायर प्रॉफिट हायर रिस्क, लोअर प्रॉफिट लोअर रिस्क। एनबीएफसी में आपको इंटरेस्ट हाई मिलता है, लेकिन वहां पर रिस्क भी है। रिस्क ये कि वो आपके पैसे को इंश्योर्ड नहीं करता, वो आपके पैसे को इंश्योर्ड नहीं करता। आप एनबीएफसी में पैसा डिपॉजिट करते हैं, डीआईसीजीसी वाली इंश्योरेंस की फैसिलिटी नहीं मिलती है। ओके। अब डीआईसीजीसी की फुल फॉर्म क्या है? तो इससे प्रीवियस मैंने क्लास की थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट स्कीम से पहले, उसमें टाइप्स ऑफ सब्सिडरी जो पढ़ाया था उसमें डीआईसीजीसी पढ़ाया था, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो आपको 5 लाख का इंश्योरेंस देता है। अर्लियर लिमिट वाज 1 लाख, इससे पहले जो लिमिट थी वो 1 लाख थी। अब इस लिमिट को एक्सटेंड करके कितना कर दिया कि 5 लाख कर दिया गया। कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है? बहुत बढ़िया, अति सुंदर। एनबीएफसी क्या है? हा, क्या बात है। कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड एक संस्था, जो कि बैंक जैसा एक फंक्शन परफॉर्म कर रही है। मुथूट फाइनेंस में चली जाइए, इट इज अ एग्जांपल ऑफ एनबीएफसी। ये एनबीएफसी का एक एग्जांपल है, मुथूट फाइनेंस। ओके, मुथूट फाइनेंस। समझ में आया? फोर्थ पॉइंट बेटा लोन वाला है। ठीक है। अब एनबीएफसी दो प्रकार की हुई आपकी, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, और एक आगे नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी और नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी मतलब वो होती हैं जो कि डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करती है, क्रेडिट भी प्रोवाइड कर रही हैं। नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी होती है जो कि आपको डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है। समझ में आया भाई? क्लियर है? स्क्रीनशॉट क्यों नहीं अलाउड है यहां पर? मेरे भाई, अगर मैं एक शब्द बोलूं तो निकम्मापना अलाउड नहीं है। निकम्मापना अलाउड है ही नहीं है। इस शब्द को प्लीज अदरवाइज मत लीजिएगा, ये प्यार से मैं बोल रहा हूं कि यहां पर आपको कंजूसी अलाउड ही नहीं। यहां पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस सेशन में। पीडीएफ में दूंगा, प्रॉपर आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। ओके।
अब जरा समझते हैं एनबीएफसी के बारे में, पढ़ते हैं जरा, प्लीज इस पर पढ़िएगा, इसको कंप्लीट पढ़िए, पूरा का पूरा पढ़िए, इसे पढ़िए तसल्ली से। डन। सिंपल लिखा है, एक नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कंपनी है is a company registered under the Companies Act 1956. NBFC cannot accept demand deposit. Deposit insurance facility of DICGC. Deposit insurance facility of Deposit Insurance Credit Guarantee Corporation is not available to the depositors of NBFC. NBFC के depositors को ये facility available नहीं है. Okay? NBFC are allowed to accept a deposit for a minimum period of 12 months and maximum period of 60 months. Okay? Clear है? क्लियर है दोस्त? हिंदी वाले विद्यार्थी प्लीज इस पर प्रकाश डालिएगा। ओके, एक बार आप भी मेरे दोस्त इससे रूबरू हो लीजिए। अगर आपको कोई भी त्रुटि मिलती है या इवन आपको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है तो प्लीज मुझे उससे अवगत कराइए, मैं आपको उस आपकी समस्या का बिल्कुल मेरे दोस्त समाधान दूंगा। ओके, कंप्लीट हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इस पे आते हैं, इसको पढ़िए जरा। 1 2 3 और 4, ठीक है, शुरू के बेटा 4 पॉइंट पढ़ना, बाकी पॉइंट को भी होल्ड कर लेना, सिर्फ 1 2 3 और 4, ये 4 पॉइंट पढ़िए जरा। सर आप यूपी से, हिंदी की बात आती है तो आप गुस्सा हो जाते हैं। अरे भाई मेरे को क्यों हिंदी की बात पे गुस्सा आएगा? आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम, ओके, मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ दोस्त, तो मुझे क्यों गुस्सा आएगा? मुझे कभी नहीं आता, मुझे तो अच्छा लगता है। मुझे बेटा पसंद ही नहीं है कोई मेरे को अंग्रेजी में बात करे। आई लव हिंदी, मेरा दिल भी हिंदी में धड़कता है। तो मुझसे प्यार की बातें करता है, मुझे अच्छा लगता है कोई हिंदी में बात करे। मुझे तुमसे मोहब्बत है यार, कितना बढ़िया लग रहा है, फीलिंग आ रही है। आई लव यू मेरे भाई, उसमें फीलिंग नहीं आ रही, ठीक है, ऐसा लग रहा है अंग्रेजी में किसी ने प्रपोज कर दिया मेरे भाई, ठीक है, तो हिंदी में मतलब दिल धड़कता है, समझ रहे हो? समझ रहे? आई लव हिंदी। ओके, अब जरा समझते हैं, बट इस वाले टॉपिक को हम लोग थोड़ा इंग्लिश में करेंगे। ओके, जरा समझना क्या है ये टॉपिक ध्यान से। आपको मैंने एक अकाउंट पढ़ाया था, प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट, याद है आपको? प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट याद आ रही है? प्रधानमंत्री जनधन योजना कब इसे लॉन्च किया गया था? 2014 में। ओके, इससे पहले वित्तीय समावेशन के लिए एक नो फ्रिल अकाउंट का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, नो फ्रिल अकाउंट। नो फ्रिल अकाउंट 2005 में लाया गया था, जो कि एक जीरो बैलेंस अकाउंट था, जीरो बैलेंस अकाउंट। काफी लोग इससे भागते हैं अकाउंट खुलवाने से, तो सरकार ने क्या कहा कि एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर वित्तीय समावेशन के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, कि लोगों को यहाँ पर मिनिमम बैलेंस अपने अकाउंट में रखना पड़ता है, कहीं ना कहीं न्यूनतम बैलेंस अपने पास मेंटेन करके रखना पड़ता है। एक काम करते हैं, जीरो बैलेंस पर उनके लिए अकाउंट ओपन करते हैं। क्या करते हैं? जीरो बैलेंस पर उनके लिए अकाउंट ओपन करते हैं। अब जीरो बैलेंस पर जो अकाउंट ओपन किया उसको नाम दिया गया नो फ्रिल अकाउंट। ये नो फ्रिल अकाउंट का कॉन्सेप्ट आया था 2005 में। तो जीरो, ठीक है, तो मेरे भाई जो नो फ्रिल अकाउंट है, जो ये नो फ्रिल अकाउंट है, ये कैसा अकाउंट है सर? एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। ओके, एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, इसमें आपको न्यूनतम कुछ भी पैसा रखने की जरूरत नहीं थी। इसी नो फ्रिल अकाउंट का नाम बदलकर BSBDA कर दिया गया, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट कर दिया गया। क्या कर दिया गया मेरे भाई? बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट कर दिया गया था 2012 में, 2012 में, 2012 में। और यही बेटा प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो अकाउंट ओपन हो रहा है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो अकाउंट ओपन हो रहा है, इसका नाम है BSBD अकाउंट, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। जब मैं आपको ये योजना पढ़ा रहा था तो आप में से काफी ऐसे विद्यार्थी थे जो मेरे से बार बार एक ही प्रश्न को बार बार कर रहे थे कि सर व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट? प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट की लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन क्या है? या उसमें पॉइंट क्या है? बेटा 2011 नहीं 2012 ही बताया था मैंने।
तो यार 12 ही बताया था, एक बार चेक करना। ठीक है, तो यार 5 में नो फ्रिल अकाउंट आया था, नो फ्रिल अकाउंट के बाद बीएसबीडीए 2012 में आया, इसको रीनेम किया गया था, रीनेम किया गया था। और बेटा इसको फिर बाद में 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लिंक कर दिया गया, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत इसको अटैच कर दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, अब जरा देखना प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना है मेरे दोस्त, प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसमें एक पॉइंट आया कि जो ये बीएसबीडी अकाउंट इसमें ऐड किया गया है, इसके जो जितने पॉइंट है क्या वो इसमें कंटिन्यू रहेंगे? तो आंसर बनता है लिंक इन व्हाट वे सर। इसमें जो सेविंग अकाउंट बेटा ओपन हो रहा है ना, वो यही है बीएसबीडी अकाउंट, बीएसबीडी अकाउंट। ओके, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? अब जरा समझो, इसकी कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? ऑल एग्जिस्टिंग नो फ्रिल अकाउंट को ही कन्वर्ट किया गया था बीएसबीडी में, चलो ठीक है। टोटल क्रेडिट इन सच अकाउंट शुड नॉट एक्सीड 1 लाख रुपी इन ईयर। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब क्या है? मतलब कहा गया है कि अगर आपका बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है, तो आपके अकाउंट में जो डिपॉजिट है, टोटल क्रेडिट को बोलेंगे हम लोग यहां पर, कि टोटल डिपॉजिट की जो लिमिट है, डिपॉजिट लिमिट, इट शुड नॉट एक्सीड 1 लाख रुपी इन अ ईयर। एक साल में आप 1 लाख रुपए से ज्यादा जमा नहीं कर सकते। अगर आज आपने 1 लाख में से 20,000 जमा कर दिए, कितनी लिमिट बाकी रह गई आपकी? आपने 20,000 जमा कर दिए, कितनी लिमिट बाकी रह गई मेरे भाई? 80,000। आपने अगर और 20,000 जमा कर दिए, फिर लिमिट कितनी बाकी रह गई? 60,000। आपने 5,000 और जमा कर दिए, कितनी लिमिट बाकी रह गई? 55,000। फिर आपने 2,000 जमा कर दिए मेरे भाई, कितनी लिमिट बाकी रह गई? 53,000। समझ में आ गया? 1 लाख की लिमिट है, मतलब आपने आज जो जमा करती है उसके बाद रेस्ट आप जमा कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर है? अब ये हो कि सर 20,000 में से हमने 2,000 निकाल लिए, 3,000 निकाल लिए, बेटा 1 लाख लिमिट है जमा की। अब आप कितना भी बार निकालो करो, उससे मतलब नहीं। ठीक है, आगे पॉइंट, मैक्सिमम बैलेंस इन सच अकाउंट शुड नॉट एक्सीड 50,000 रुपी एट एनी टाइम। मतलब किसी भी समय में, एट एनी टाइम 50,000 रुपी से ज्यादा बेटा आपका अकाउंट में बैलेंस नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का क्या मतलब है? मतलब आपके अकाउंट में आज, अच्छा आपके अकाउंट में अभी कितने रुपए मुझे बताइए? आपके अकाउंट में अभी कितने रुपए हैं? कितने रुपए हैं? आप अपने अकाउंट में बताइए। किसी के में लाख होंगे, किसी के में 10 लाख होंगे, किसी में करोड़ होंगे, किसी के में 200 करोड़ होंगे, ऐसे रुपए पड़े होंगे मेरे भाई। किसी के में 500 होंगे, किसी के में 1,000 भी होंगे, 15,000 होंगे, 20,000 होंगे। अकाउंट में होंगे कि नहीं होंगे? डेफिनेटली होंगे ना। तो ऐसे बोला है कि किसी भी समय में आपके अकाउंट में बैलेंस 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एट एनी टाइम जो अकाउंट में बैलेंस है, इट शुड नॉट बी एक्सीड 50,000, इट शुड नॉट बी एक्सीड 50,000। ओके, नेक्स्ट आगे, टोटल ऑफ डेबिट बाय वे ऑफ कैश विड्रॉल और ट्रांसफर। आप किसी के अकाउंट में ट्रांसफर करें या कैश विड्रॉल करें, चाहे आप अब यहां पर बात हो रही है विड्रॉल की, कि आप जब पैसा अकाउंट से निकाल रहे हैं, कैश विड्रॉल करें, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो कहा गया है कि आपके अकाउंट से एक महीने में, इन अ मंथ, आप पहली बार तो 4 बार ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और उन 4 बारों में 10,000 से ज्यादा पैसा नहीं निकाल सकते। 10,000 से ज्यादा पैसे नहीं निकाल सकते हैं। मेरी बात क्लियर हो रही है दोस्त? मेरी बात क्लियर है यहां तक? इतना बताओ। कोई दिक्कत यहां तक? इसे पढ़िए एक बार जरा। कोई डाउट तो नहीं है इस पॉइंट में? फोर्थ वाला रिपीट करो। फोर्थ वाला ये कि इन अ मंथ आप 10,000 रुपए से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते। 10,000 भी कितनी बार में? 4 बार में।
क्या डाउट है बताओ? दो वाला रिपीट करो। दो वाला ये कहता है पॉइंट नंबर 2 कि एक साल में ये वही बच्चे हैं जिनका ध्यान कहीं और होगा। मैं 200% बता रहा हूं। ये जो बार बार मेरे से सवाल करते ना, इनको समझ में आया, अरे टॉपिक इतना जोर का है, हम तो सबकॉन्शियस माइंड में किसी और के साथ थे, हैं अभी तो कहीं कहीं और ही घूम रहे थे, कुछ और ही चल रहा था। अब इतना इजी टॉपिक एक बार में समझ में ना आए तो फिर मेरे भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, हैं? भाई जरा समझो ध्यान से। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट इसकी फुल फॉर्म बनती है। और एक साल में आपके अकाउंट में 1 लाख से ज्यादा जमा नहीं होंगे, किसी भी समय में 50,000 से ज्यादा बैलेंस नहीं होगा। ओके। और दोस्त, ट्रांसफर और कैश विड्रॉल के माध्यम से मैक्सिमम आप 10,000 विड्रॉ कर सकते हैं, और वो भी 4 बार में, वो भी 4 बार में। इसमें कहां लिखा है 4 बार में? मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं भाई, थोड़ा बहुत मुझे एक्स्ट्रा पता है। 4 टाइम्स इन अ मंथ, 4 टाइम्स इन अ मंथ। कोई दिक्कत? एक ही बार में 10,000 निकाल सकते हैं? हाँ निकाल लो। एक लाख से ज्यादा लिमिट हो गया तो कैसे 1 लाख से ज्यादा लिमिट हो जाएगा? कैसे 1 लाख से ज्यादा लिमिट हो जाएगा मेरे भाई? अब किसी जगह पे प्रवेश पे लिख दिया 4 फीट से ज्यादा का बंदा नहीं आ सकता। अब भाई तुम्हारी 4 फीट से ज्यादा हाइट नहीं है तो तुम बिल्कुल जा सकते हो, ठीक है, उसने 4 फीट ही बोल रखा है। सर 4 फीट से ज्यादा मेरी हाइट हो गई, कैसे हाइट ज्यादा हो जाएगी 4 फीट से ज्यादा, जब 4 फीट ही बोल रखा है? अब फिर तुम अपनी हाइट कैसे बढ़ा लोगे बताओ ना? तो वही वाली लिमिट है, लिमिट इसने क्लियर कट में बोल दिया यहाँ पर। अब ये कल को आरबीआई ने बोल दिया कि इसकी लिमिट 2 लाख हो गई, तब जाके 2 लाख होगी। अगर लिमिट ही आरबीआई ने 1 लाख रख रखी तो फिर क्या मतलब है? सर कूल डाउन। अरे भैया अपन यूपी वाले ऐसे ही हैं, प्यार से भी बात करते हो तो ऐसा लग रहा है लठ मार रहे हैं। ओके। तो बीएसबीडीए क्लियर है भाई? ये समझ में आ गया? बीएसबीडीए बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। ये चेक वाला पॉइंट तो हमारा हो गया था, ये कहां पर आ गए? एक सेकंड, एक सेकंड, है स्लाइड लगा रहा हूं, ये हट गई। हम लोगों ने 2 टॉपिक कवर कर लिए, एक बीएसबीडीए कर लिया, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। यार क्या हो रहा है, ये स्लाइड क्यों नहीं लग रही? एक मिनट को यार, एक सेकंड रुकना दोस्तों। इस पे आते हैं जरा, इससे पढ़िए। चलो इजी इजी पढ़ाता हूँ पहले। ये दो हो गए। टाइप्स ऑफ बैंकिंग। से पढ़ना स्टार्ट करते हो, ओके। एनईएफटी आरटीजीएस। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे यहाँ पर आरटीजीएस से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है। 13 पॉइंट पढ़िए ऐसे आराम से तसल्ली से, जब ये डन हो जाए तब मुझे बताएगा। बेटा हिंदी इसकी मैं दे दूंगा, पर ये अभी हिंदी है नहीं इसकी, मैं हिंदी दे दूंगा। कुछ स्लाइड की हिंदी नहीं है जिसमें मैंने न्यू कंटेंट ऐड किया है। मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, हिंदी मिल जाएगी, डोंट वरी। जब मैंने कमिटमेंट किया तो हिंदी दूंगा।
डन। पेज नंबर सेकंड। समझो नहीं, सिर्फ रीड करो भाई, समझाने का काम मेरा है, सिर्फ रीड करो, रीड करो, रीड करो सिर्फ। ये पेज नंबर नेक्स्ट देखिए मेरे भाई। रीड कर लिया, अब जरा समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। आपके पास अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करने का एक मोड है, इसका नाम है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या नाम है मेरे भाई इसका? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ओके, अकाउंट टू अकाउंट फंड ट्रांसफर करने का जो एक मोड है, इसका नाम क्या है? तो उस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आरटीजीएस। ओके, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आरटीजीएस। आप अकाउंट टू अकाउंट इसके माध्यम से फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको आशीष गौतम के अकाउंट से पैसे, या का आशीष गौतम के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं। ओके, तो यहां पर जितने भी, यहां पर सेजल है, संजीव है, ओके, तो ये सब क्या कर सकते हैं, यहां पर मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक अकाउंट नंबर की और एक आईएफएससी कोड की। किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? एक अकाउंट नंबर की और एक आईएफएससी कोड की। किसकी जरूरत पड़ती है? किसकी जरूरत पड़ती है दोस्त? आपको किसी के भी अकाउंट में अगर फंड ट्रांसफर करना है, यू मस्ट हैव हिज एंड हर अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड। क्या होना चाहिए? अकाउंट नंबर होना चाहिए और एक आईएफएससी कोड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, आईएफएससी कोड पढ़ते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईएफएससी कोड। आईएफएससी कोड होता क्या है? ओके, ये होता है आईएफएससी कोड। इट इज अ 11 डिजिट कोड। ये आपका 11 डिजिट का कोड होता है। जैसे अर आपका नाम कुछ और है, मेरा नाम कुछ और है। ओके, लाइक मेरा नाम आशीष गौतम है, आपका नाम प्रिया गुप्ता है, दिनेश शर्मा है, ठीक है, अभिषेक है। इस तरीके से हर एक व्यक्ति का अलग 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 नाम है। अगर एक ही घर में बेटा सभी का नाम आशीष गौतम, आशीष गौतम, आशीष गौतम, आशीष गौतम हो जाए, तो फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है, आशीष गौतम को बुला पूरी फौज बेटा एक जगह आके खड़ी हो गई कि भैया किसको बुलाया, अब उसमें आइडेंटिफाई करो, थोड़ा टफ रहेगा ना। तो उसी तरीके से यहां पर क्या कहा गया है कि हर एक व्यक्ति को एक यूनिक नेम दे देते हैं। आशीष गौतम, सीएम गौतम, गरिमा गौतम, मोनिका गौतम, इस तरीके से बेटा अलग 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 नाम यहां पर दे दिए। वैसे ही यहां पर हर एक बैंक की जो ब्रांच है, ओके, हर एक बैंक की जो एक ब्रांच है मेरे दोस्त, हर एक बैंक की जो ब्रांच है उसको एक कोड दिया गया है, जिस कोड को वो ये बताएगा कि हाँ ये एक पर्टिकुलर बैंक है। तो बेटा ये जो ब्रांच है ना, ये 11 डिजिट का कोड होता है। हर एक बैंक की ब्रांच का क्या होता है? 11 डिजिट का कोड होता है। या हर एक ब्रांच का एक यूनिक कोड होता है, उसको बोलते हैं हम लोग आईएफएससी कोड। और ये आईएफएससी कोड होता है 11 डिजिट का, यूं समझिए। ठीक है, मतलब यहां पर कहा गया है कि हर एक ब्रांच का एक कोड होता है, उसको बोलते हैं आईएफएससी कोड। और ये जो आईएफएससी कोड होता है बेटा 11 डिजिट का होता है। तो आईएफएससी क्या है? एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जिसको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है इसके माध्यम से बैंक ब्रांच को। ओके, 11 करेक्टर का ये अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, जिसमें शुरू के जो 4 करेक्टर होते हैं वो आपका बैंक का नेम रिप्रेजेंट करते हैं, बैंक नेम रिप्रेजेंट करते हैं। फिर नेक्स्ट जो करेक्टर होता है फिफ्थ, ये जीरो है, ये फिफ्थ जीरो रहता है मेरे भाई। शुरू के जो भी करेक्टर है यहाँ पर 4, वो बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिफ्थ जीरो हो गया। फिर आखिरी के जो 6 होते हैं यहाँ पर, आखिरी के 6, वो आपका ब्रांच कोड रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रांच कोड। समझ में आया पॉइंट? ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? कोई दिक्कत यहां तक?
चलो, अब आपको अकाउंट ट्रांसफर करना है तो आपके पास किसी भी व्यक्ति के बैंक का क्या होना चाहिए, उसका पहले तो अकाउंट नंबर होना चाहिए, और अकाउंट नंबर के साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, आईएफएससी कोड होना चाहिए, तब जाकर आप उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। एक ट्रांसफर करने का मोड है आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब यहां पर होता है वन टू वन ट्रांजेक्शन को डील किया जाता है, और रियल टाइम मतलब होता है इंस्टेंट। ओके, इंस्टेंट यहां पर फंड ट्रांसफर होता है। आप आरटीजीएस करते हैं, हाफ एन आवर में, 2 आवर में आपका फंड ट्रांसफर हो जाता है। अब आरटीजीएस करने के लिए बोला है कि मिनिमम इससे जो लिमिट रखी गई है वो बेटा 2 लाख रखी गई है। मिनिमम इसकी लिमिट कितनी है, 2 लाख रुपए, और मैक्सिमम इसने लिमिट कितनी रखी है, इसमें नो लिमिट। मैक्सिमम इसकी लिमिट कोई नहीं है। बात क्लियर हुई दोस्त? मिनिमम इसकी लिमिट कितनी है यहां पर, वो आपके क्लियर है, 2 लाख रुपए, बट मैक्सिमम इसकी क्या लिमिट है, कोई भी इसकी लिमिट नहीं है। ये सर ब्रांचेस को, भाई आरबीआई की वेबसाइट पे चले जाइए, आपको सारे कोड मिल जाएंगे, ये सारे कोड मिल जाएंगे। कोई दिक्कत यहां तक? ओके, अब जरा समझते हैं कि करके एक लाइन को। एक्रोनियम आरटीजीएस मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ओके, रियल टाइम मतलब होता है जो प्रोसेसिंग होती है इंस्ट्रक्शन की, वो एट एनी टाइम दे आर रिसीव्ड। अब जैसे ही यहां पर इंस्ट्रक्शन मिला कि आपको फंड ट्रांसफर करना है, ओके, वैसे ही मेरे भाई तुरंत फंड यहां पर ट्रांसफर होने का आगे प्रोसेस कर दिया जाएगा। तो रियल टाइम मींस मतलब होता है जो प्रोसेसिंग होती है इंस्ट्रक्शन की, वो तभी हो जाती जैसे ही वो रिसीव होती है। एट एनी टाइम दे आर रिसीव्ड, एट एनी टाइम दे आर रिसीव्ड। ओके, ग्रॉस सेटलमेंट मतलब होता है कि सेटलमेंट ऑफ फंड ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन अकर्स इंडिविजुअली। अब यार दो लाख रुपए के कम से कम के ट्रांजेक्शन है। अब 20 रुपए, 30 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए का तो है नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में यहां पर जिसमें कि आपको एक साथ रख लो फिर जाके प्रोसेस करो। अब यहां पर 2-2 लाख रुपए के ट्रांजेक्शन है, बड़ा ट्रांजेक्शन है, तो कहा गया है जो फंड ट्रांसफर का इंस्ट्रक्शन होता है वो इंडिविजुअली दिया जाता है, इंडिविजुअली। ओके, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके जाता है। ओके, ओके, क्लियर है? In RTGS, transaction are processed continuously on transaction by transaction basis throughout the day। ठीक है, वो तो वन टू वन चल रहा है। आरटीजीएस पहले हॉलीडेज पे काम नहीं करता था, मतलब जैसे संडे को काम नहीं करता था, या कोई तीज त्योहार है, कोई दिवाली है, होली है, उस दिन काम नहीं करता था। लेकिन अब दिसंबर 14 2020 से 14 दिसंबर 2020 से ये 24/7 काम करता है। दिसंबर 14 2020 से बेटा ये 24/7 काम करता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो आरटीजीएस 24/7 365 अवेलेबल है, और ये दिसंबर 14 2020 से 24/7 काम करता है। तो आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या रही, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और यहां पर रियल टाइम का मतलब होता है कि जो इंस्ट्रक्शन प्रोसेस की जाती हैं वो बेटा जैसे ही रिसीव होती हैं वैसे ही प्रोसेस कर दी जाती हैं। ये नहीं कि होल्ड कर लिया जाए आधा घंटे के लिए इनको, ओके, फिर एक साथ प्रोसेस की जाए। एक जैसे ही मेरे भाई रिसीव होंगी वैसे ही यहां पर आगे प्रोसेस कर दिया जाता है। और ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब होता है कि जो सेटलमेंट ऑफ फंड होता है, ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, वो इंडिविजुअली अकर होता है, इंडिविजुअली, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। ओके, कितना टाइम लगता है पेमेंट आने में? अभी मैंने एक आरटीजीएस किया था मेरे भाई, तो हाफ एन आवर में हो गया था वो। मैं बैंक से निकला हूँ 15 मिनट के अंदर, तो मेरे भाई वो आधा घंटे मैक्सिमम उसमें हो गया था। ठीक है, कोई टाइम पीरियड नहीं है, पर 2 घंटे का टाइम दे रखा है कि 2 घंटे से ज्यादा लगता है तो फिर इस केस में क्या होता है, बैंक फिर पेनल्टी पे करेगा उल्टा हमें। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए प्रोसेस में। आरटीजीएस सिस्टम सर 365 मतलब, अरे भैया 365 मतलब यहां पर कहने का मतलब है कि अब ये दोस्त पूरा 24 घंटे अवेलेबल हो गया है, 24 घंटे, 24 घंटे अवेलेबल हो गया है। क्या सवाल पूछते हो यार, 24 घंटे अवेलेबल हो गया है ये दिसंबर, ये मतलब आपका हॉलीडेज पे भी काम करेगा। ठीक है, आरटीजीएस सिस्टम प्राइमरली मीन फॉर लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शन, ऑब्वियसली लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए, क्योंकि यहां से ट्रांजेक्शन ही मिनिमम कितने का, 2 लाख का लिखा हुआ है ना, मिनिमम अमाउंट टू बी रेमिटेड। रेमिटेड मतलब होता है ट्रांसफर। ओके, तो minimum amount to be transferred through RTGS is rupees 2 lakh with no upper and maximum ceiling limit। ओके, इसकी कोई अपर और मैक्सिमम सीलिंग लिमिट नहीं है। इसे एक बार पढ़ लो फटाफट से, कोई डाउट हो तो बताओ।
डन। नेक्स्ट आगे। For a fund transfer to go through RTGS, both the sending bank branch and receiving bank branch need to be RTGS enabled। मतलब कहने का ये है कि आप SBI की किसी ब्रांच से फंड ट्रांसफर कर रहे हैं HDFC की किसी ब्रांच में, ओके, तो ये दोनों ही RTGS enabled होनी चाहिए, ओके, मतलब दोनों में RTGS सिस्टम होना चाहिए, ओके, क्लियर है। जो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ आरटीजीएस ट्रांजेक्शन प्रोसेस होने के दौरान जो क्रेडिट होगा कस्टमर के अकाउंट में सोल्ली जाएगा बेस्ड ऑन दी अकाउंट नंबर। जो भी अकाउंट नंबर आपने प्रोवाइड किया होगा उसके आधार पर जाएगा, सिंपल यार, अकाउंट नंबर के आधार पर ही जाता है। इन केस ऑफ एनी डिले इन रिटर्निंग द फेल्ड पेमेंट, अब बाय द वे आपने ट्रांजेक्शन किया और आपका ट्रांजेक्शन फेल हो गया, अब रिटर्न होने में ज्यादा समय लग रहा है, ओके, ओरिजिनेटिंग जो कस्टमर होगा जिसने फंड ट्रांसफर किया होगा इज एलिजिबल टू रिसीव कंपनसेशन एट करंट रेपो रेट प्लस 2%। जो रेपो रेट चल रही है, जैसे रेपो रेट अभी 4% चल रही है, तो 4% प्लस 2% इस रेट से आपको कंपनसेशन मिलेगा, क्योंकि आपका जो ट्रांजेक्शन है वो फेल हो गया है, इसलिए। समझ रहे हो, मतलब अगर ये जो ट्रांजेक्शन है ऑरिजिनेटिंग कस्टमर है उसको अगर लेट होता है तो मेरे भाई यहां पर उसको पैसा मिलेगा। अब यार दोस्त, तुम बैंक पहुंचे, तुमने क्या किया, एक आरटीजीएस किया। अब जब आरटीजीएस किया तो वो आपको एक, अब रेपो रेट क्या होता है इसको अलग टॉपिक पे पढ़ेंगे। ये पढ़ लीजिए, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके, ये एक ब्याज की दर है, ये समझ लीजिए। तो रेपो रेट अभी 4% चल रहा है, इसे मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ेंगे। तो रेपो रेट प्लस 2% 6% की दर से आपको यहां पर पेमेंट मिलेगा, ओके, क्लियर है। क्लियर, आगे। यूनिक जो ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर है ये 22 कैरेक्टर का होता है। मतलब जब आरटीजीएस सिस्टम, जैसे आप अक्सर जाते होंगे कहीं पर कुछ करते होंगे, कहीं बुकिंग वगैरह करते, तो उससे कहते नहीं अपनी स्लिप दे दे भाई हमें, ऐसे बोलते नहीं हो यार, आपने कहीं पेमेंट किया उसकी स्लिप नहीं मांगते हो, ऑब्वियसली मांगते होंगे। आपने जब वॉरियर बैच लिया होगा तब आपने स्लिप मांगी होगी, अब वो स्लिप आपको मेल पे आ गई होगी, एक रिसिप्ट की, हाँ आपने ऐसा करके एक सर्विस ली, ऐसा हुआ है कि नहीं, ऑब्वियसली मेरे भाई ऐसा है, ऐसा है ना। तो ऐसे में जरा समझने की जरूरत है आपको बहुत बढ़िया तरीके से कि जो आरटीजीएस सिस्टम होता है उसमें आपको अपनी ट्रांजेक्शन का एक यूटीआर नंबर मिलता है। हर एक ट्रांजेक्शन का एक यूनिक नंबर होता है, यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर, ओके, और ये 22 कैरेक्टर का कोड होता है मेरे दोस्त, इसको याद रखना, ठीक है, क्लियर है, यहां तक क्लियर है दोस्त। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते अगला देखते हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019, 1 जुलाई 2019 से रिजर्व बैंक ने क्या किया है कि जो प्रोसेसिंग चार्जेस हैं जो आरटीजीएस ट्रांजेक्शन पर लगते थे बेटा उसको वेव ऑफ कर दिया, हटा दिया। तो 1 जुलाई 2019 से रिजर्व बैंक ने जो प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन थे, प्रोसेसिंग चार्जेस थे, उनको आरटीजीएस ट्रांजेक्शन पर बिल्कुल खत्म कर दिया है, ओके। एंड आरटीजीएस जो ट्रांजेक्शन होंगे आफ्टर द नॉर्मल बैंकिंग आवर्स, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब इसको 24x7 किया गया तो कहा गया कि जब नॉर्मल बैंकिंग आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, और नॉर्मल बैंकिंग आवर्स के बाद अगर आप आरटीजीएस ट्रांजेक्शन करते हैं तो एक मोड होता है, उस मोड पर ये फिर काम करता है ऑनलाइन। 24x7 काम करने के लिए एक मोड बना हुआ है, उसका नाम है एसटीपी। 24x7 ट्रांजेक्शन के काम करने के लिए एक मोड बना हुआ है, उसको बोलते हैं एसटीपी, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग। एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, ठीक है। तो स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग जो मोड है इसके माध्यम से फिर आरटीजीएस ट्रांजेक्शन को किया जाएगा जब नॉर्मल बैंकिंग आवर्स जो होते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे मेरे दोस्त। सिंपल, जरा इसका रिवीजन करते हैं यहां पर। आरटीजीएस की फुल फॉर्म में रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इंस्टेंट ट्रांसफर होता है, इसमें मिनिमम लिमिट इसकी 2 लाख है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। आरटीजीएस 16 दिसंबर 2019 से, ओके, 16 ऑफ दिसंबर 2019 से बेटा इसको 24x7 कर दिया गया। कब क्या किया गया, 24x7 कर दिया गया। आई होप यार गाइस क्लियर होगा, ठीक है, आई होप यार मेरे दोस्त यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी, ओके। 24x7 इसको कर दिया गया, कब से, 16 दिसंबर 2019 से, ओके, क्लियर है, क्लियर है सभी के। एक बार यस सर लिखेगा जरा, क्लियर है तो यहां तक, एक बार जरा लिखिए यस सर, क्लियर है, यस सर, यस सर, यस सर, बस मेरे को आंसर चाहिए, यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया, वेल डन मेरे भाई, वेल डन, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। 16 दिसंबर 2019 से है ना, 16 दिसंबर 2019 से, 16 दिसंबर 2019 से, अरे जेठालालो, है, 16 दिसंबर 2019 से या 14 दिसंबर 2020 से, अरे थोड़ा तो नहीं बुद्धि लगा लो, कर क्या रहे हो।
ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब? भाई यार बैंक तो बंद हो गए, आप तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो ना। ऑनलाइन आरटीजीएस कर सकते हैं, हाँ भाई ऑनलाइन आरटीजीएस कर सकते हैं। आप बैंक जाके भी आरटीजीएस कर सकते हैं और घर बैठे भी आरटीजीएस कर सकते हैं। 1 to 1 ट्रांजेक्शन की डीलिंग होती है मेरे भाई। लास्ट पॉइंट ये कहता है यहां पर कि जो ये आरटीजीएस होता है वो एसटीपी मोड पे होता है। एसटीपी मतलब आरटीजीएस क्या, कोई भी जैसे आपका एनईएफटी भी है, वो भी 24/7 है। कोई भी सुविधा जो 24/7 है वो आपके एसटीपी मोड पे चल रही है, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग मोड पे। ओके, ये एक मोड है जिसके माध्यम से 24/7 सुविधा अवेलेबल होती है। आरटीजीएस जब 24/7 हुआ तो ये जब नॉर्मल बैंकिंग आवर्स के बाद किस पे आ गया, एसटीपी मोड पे आ गया था, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग पे। ओके, पॉइंट नंबर 3 यहां पर ये वाला है क्या, ये रहा। अब देखो ये कह रहा है कि अब जैसे कि आपने पैसा ट्रांसफर किया, फंड ट्रांसफर किया, अब आपका ट्रांजेक्शन फेल हो गया, तो फेल्ड पेमेंट हो गया। अब भाई अब पैसा नहीं पहुंच पाया सामने वाले के अकाउंट में, तो जो ओरिजिनेटिंग कस्टमर है जिसने फंड ट्रांसफर किया है उसको कंपनसेशन दिया जाएगा, उसका अगर फेल पेमेंट हुआ है। बट उसको कंपनसेशन का रेट क्या होगा, कंपनसेशन का रेट होगा यहाँ पर रेपो रेट प्लस 2% जोड़ देंगे तो 6% की दर से मिलेगा। कल को रेपो रेट 8% हो गया तो बेटा 10% की दर से मिलेगा। कल को आज 4% चल रहा है तो 6% है। कल को 2% हो गया तो प्लस 2 4% हो गया। ओके, फर्स्ट स्लाइड का तीसरा पॉइंट कहता है कि ट्रांजेक्शन आर प्रोसेस कंटिन्यूअसली ऑन ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन बेसिस थ्रू आउट द डे। ट्रांजेक्शन मतलब होता है एक एक करके ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, वन बाय वन थ्रू आउट द डे चलता रहता है। सेकंड प्लीज सर बता दो, लास्ट सेकंड 1 जुलाई 2019 से जो रिजर्व बैंक ने क्या किया था कि जो प्रोसेसिंग चार्जेस लगते थे आरटीजीएस करने के, उसमें से चार्जेस खत्म कर दिए। चार्जेस नहीं लगते, अब प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं लगते। रेपो रेट क्या होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सभी के लिए पढ़ो, जब हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी का लिंक करेंगे तब इसको डिटेल में बताएंगे। रेमिटेड वाला पॉइंट यहां पर ये कहता है कि जो मिनिमम अमाउंट इससे ट्रांसफर हो सकता है 2 लाख रुपए ट्रांसफर हो सकता है, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है ना। मिनिमम लिमिट 2 लाख रुपए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम कितना भी ट्रांसफर करिए। ऑल क्लियर अब तो मेरे भाई? नेक्स्ट आगे, अब आते एनईएफटी पे, जरा प्लीज इसे एनईएफटी को पढ़िएगा। अरे भैया तू कह बालादपुरम सेल कर रही है, मैं रुक जाओ, जाए बंद कर दूं। जरा एनईएफटी पढ़िए दोस्त। जब डन हो जाए तो मुझे बताना। जरा इस वाले को और पढ़िए फटाफट से।
डन। स्लो लो मेरे भाई लो, एक पेज ये हो गया, ये वाला पेज तो डन हो गया होगा, रीड करना है सिर्फ, मैं एक्सप्लेन करूंगा। अरे भाई जब तक इस टॉपिक के तुम्हारे जहन में नहीं घुस जाएगा तब तक आगे नहीं बढ़ने वाला, तो घबराओ नहीं, थोड़ा पेशेंस रखो। पहला पेज डन ना, दूसरा पेज करो ये। नेक्स्ट वाला देखिए पॉइंट, ये वाला पेज और बेटा हिंदी में अवेलेबल करा दूंगा, डोंट वरी, अभी पहले समझो। उसका यूटीआर 22 था, इसका 16। हाँ जी, देखो ये पॉइंट पकड़ा ना तुमने, बढ़िया वाला, ये अच्छा पॉइंट पकड़ा है। अब जरा पॉइंट एक एक करके समझना, आई होप यार तुम लोगों ने रीड किया होगा, ठीक है। अब समझना, नहीं भी रीड किया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम समझते हैं। अब एनईएफटी को मैं आरटीजीएस के कॉन्टेक्स्ट में समझाऊंगा कैसे ये इससे भिन्न है, ओके। देखो आरटीजीएस में हम लोगों ने एक चीज समझी थी कि इसकी मिनिमम लिमिट होती है 2 लाख और मैक्सिमम लिमिट इसकी कोई नहीं होती। एनईएफटी भी क्या है सर, फंड ट्रांसफर करने की सुविधा है अकाउंट टू अकाउंट, ठीक है। आरटीजीएस भी अकाउंट टू अकाउंट फंड ट्रांसफर करने की जरूरत है, इसमें भी आईएफएससी कोड लगता है, इसमें भी आपका आईएफएससी कोड लगता है, ओके। यहां पर क्या है, आरटीजीएस भी 24/7 हुआ है, बट ये जो डेट थी इसकी 14 दिसंबर 2020 थी। इसकी डेट जो है एनईएफटी की बेटा वो 16 दिसंबर 2019 है, ठीक है। ये 16 दिसंबर 2019 से 24/7 किया गया, कब से, 16 दिसंबर 2019 से इसको 24/7 किया गया। आरटीजीएस को 24/7 किया गया 14 दिसंबर 2020 से, ओके। 14 दिसंबर 2020 से। आई होप यार गाइज यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ओके। कोई दिक्कत, इसकी मिनिमम लिमिट नो, मैक्सिमम लिमिट नो मेरे भाई, इससे आप 1000 रुपए भी करिए, 500 रुपए भी करिए, कोई इसकी मिनिमम लिमिट नहीं, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। लेकिन यहां पर मिनिमम लिमिट कितनी थी, 2 लाख, और मैक्सिमम लिमिट इसकी यहां पर क्या थी बेटा, नो लिमिट, ओके। समझ में आ गया यहां पर, कोई दिक्कत यहां पर, यहां तक क्लियर है। अब जरा समझते हैं थोड़ा सा। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक नेशन वाइड सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम है, दो सीपीएस है। सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम दो है, एक तो एनईएफटी है और एक आरटीजीएस है, ओके। और इन दोनों का काम जो करता है वो आरबीआई रेगुलेट करता है इन दोनों को, ठीक है। दोनों को बेटा, जो सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम है, सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम है, एक का नाम है बेटा एनईएफटी, एक का नाम है आरटीजीएस। इन दोनों को रेगुलेट करने का काम किसका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ओके। तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर नेशन वाइड एक सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम है, जिसको ओन्ड और ऑपरेट करने का काम किसका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ओके। ओन्ड और ऑपरेट करने का काम किसका बेटा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। यहां पर कोई लिमिट नहीं है आरबीआई ने फंड ट्रांसफर के लिए सेट की, ना ही कोई मिनिमम लिमिट सेट करी, ना ही कोई मैक्सिमम लिमिट सेट करी है। पर्सन जिसके पास बैंक अकाउंट, ऐसे वाली लाइन को भी छोड़ दीजिए, इस वाली लाइन को भी छोड़ दीजिए, यहां पर आते आगे ये वाला देखिए। एनईएफटी सिस्टम इज अवेलेबल राउंड द क्लॉक, अभी आपका 24 घंटे अवेलेबल है, 24 घंटे मतलब 24/7 अवेलेबल है, हॉलीडेज पे भी काम कर रहा है, कब से, 16 दिसंबर 2019 से, ओके। 16 दिसंबर 2019 से। इस वाली लाइन से अब हमें डिटेल में समझना है कि एनईएफटी प्रेजेंटली ऑपरेट इन बैजेस हाफ ईयरली इंटरवल थ्रू आउट द डे। समझना, यहां जो एनईएफटी लिखा है, ये लिखा है बैच में ट्रांसफर होता है, यहां लिखा हुआ है ये इंस्टेंट ट्रांसफर होता है।
यहां पर लिखा है बैचेस में ट्रांसफर होता है, यहां पर लिखा है बेटा इंस्टेंट ट्रांसफर होता है। क्या मतलब है इसका? एनईएफटी जो होता है ये आपका बैच में ट्रांसफर होता है, आरटीजीएस जो होता है बेटा ये इंस्टेंट ट्रांसफर होता है। क्या मतलब है इस लाइन का? मतलब क्या है इस लाइन का? मतलब बताइए इस लाइन का मतलब। एनी आइडिया? देखो 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे को इन्होंने 2 बैच में बना दिया है, मतलब एक बैच जो होता है 0.5 आवर का होता है, 0.5 आवर का। तो जो यहां पर बैचेस बने वो कितने बन गए? यहां पर 48 बैचेस बन गए। भाई एक बैच आधा घंटे का है, यहां बैचेस में ट्रांसफर हो रहा है, बैचेस में पैसे ट्रांसफर होते हैं। एक बैच हाफ एन आवर का है, एक बैच कितने का मेरा भाई? आधा घंटे का। समझ में आ रहा है? एक बैच कितने घंटे का? हाफ आवर का एक बैच है। तो यहां पर जो पैसे ट्रांसफर होते हैं वो किस में होते हैं? बैचेस में ट्रांसफर होते हैं। तो यहां पर जो बैच बना बेटा वो टोटल कितने हो गए? 48 बैचेस हो गए। 30 मिनट का एक बैच है, 30 मिनट का एक बैच है, तो एक घंटे में दोगे, 24 घंटे में कितने हो? 48। अब होता क्या है ना, यहां पर ट्रांजेक्शन छोटे छोटे ट्रांजेक्शन है, तो ये वन टू वन प्रोसेस नहीं करते। वन टू वन जैसे यहां पर आपका जो प्रोसेस हो रहा था वो रियल टाइम में हो रहा था, ठीक है, ग्रॉस सेटलमेंट हो रहा था, मतलब जैसे ही इंस्टेंट इंफॉर्मेशन आई तैसे मेरे भाई प्रोसेस हो जाता है और एक एक करके ट्रांजेक्शन को डील किया जा रहा है। लेकिन यहां पर वन टू वन होता नहीं है, यहां पर क्या होता है? आधा घंटे रोक लिए जाते हैं ट्रांजेक्शन। अब आधा घंटे में जितनी भी ट्रांजेक्शन की इंस्ट्रक्शन आई है उनको रोक लिया गया। जब आधा घंटे का एक बैच बन गया फिर इसको प्रोसेस किया गया, क्योंकि ट्रांजेक्शन छोटे भी है बड़े भी है यहां पर, इस वजह से। ओके, समझ में आया? आधा घंटे के जैसे आपका पर किसी दुकान पर जाओ कुछ सामान खरीदने के लिए, ठीक है, कभी आगरा आना मेरे भाई, आगरा में आओगे ना तो तुम यहाँ पर एक नाश्ता जरूर करना, मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा, बेड़ई जलेबी का नाश्ता। यहाँ एक कचौड़ी मिलती है आगरा की, बहुत फेमस है, उसको बोलते हैं बेड़ई, हम लोग क्या बोलते हैं उसे? बेड़ई। ठीक है, बेड़ा ही बोलते हैं मेरे भाई, दाल की कचौड़ी बनती है, दाल की उसे बोलते हैं, पूड़ी बोल सकते हैं। और वो तो मैं अक्सर खाने का शौकीन हूँ मेरे भाई, ये बेड़े मेरे को बड़ा पसंदीदा है। तो मैं खाने के लिए गया एक दुकान पर, मैंने उससे कहा भाई मेरे को सुन 2 बेड़े लगा के दे दे। कहता रुक जाओ। मैंने कहा क्यों रुक जाओ? कहता है कि हम पहले जितने लोग आते हैं उनको इकट्ठा करते हैं आधा घंटे। मैंने कहा चल ठीक है। फिर मैं आया, मैंने 2 मांगी, एक ने मांगी एक, एक ने मांगी 3, एक ने मांगी 5, एक ने मांगी 10, ऐसे करके मेरे भाई आधा घंटे तक उसने सभी को रोक लिया। जब आधा घंटा पूरा हो गया और हम लोग सारे इकट्ठे हो गए, तब हमको उसने प्रोसेस कर दिया। कैसे कर रहा है? बैचेस में। आधा घंटे का बैच प्रोसेस हो गया, दे दी उसने। फिर आधा घंटे दोबारा उसका दूसरा बैच शुरू हुआ, फिर 2 लोग आए, फिर 3 लोग आए, फिर उसको रोक लिया, फिर उसको दी मेरे भाई। उसके बगल में एक दुकान थी, वहां पर लिखा हुआ था कम से कम 50 बेड़े। हमने कहा चल ठीक है भैया, 50 बेड़े, अभी तो 2 है, कभी किसी दिन 50 चाहिए होंगी, तो 50 गए लेने के लिए, तो उसने तुरंत दे दी मेरे भाई। मेरे समझ में नहीं आया कैसा हुआ कैसा। तो उसने कहा कि देखो यहाँ पर छोटे छोटे ट्रांजेक्शन भी होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े ट्रांजेक्शन भी सारे होते हैं, तो हम आधा घंटे का एक बैच बना लेते हैं, जिससे कि हमें सबको एक साथ प्रोसेस करने में कोई दिक्कत ना हो। बड़े ट्रांजेक्शन होते चलो वन टू वन कर लेते, आरटीजीएस में वन टू वन कर तो रहे। पॉइंट समझ में आया मेरा? मेले में झूले के लिए, अरे वाह बहुत बढ़िया, अति सुंदर, वाह बहुत बढ़िया। मेले में झूले के लिए, वाह अति सुंदर। पॉइंट समझ में आया ये वाला? 1 घंटे में 2 बैच, 2 ट्रांजेक्शन नहीं होंगे, 1 घंटे में 2 बार बैच प्रोसेस होंगे। आप तो मेरे भाई बतेरे ट्रांजेक्शन करिए, आप ट्रांजेक्शन आपके नहीं है, बैंक के लिए है वो, ठीक है। इतना पॉइंट समझ में आया तो बताओ, आगे चलते हैं फिर। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एनईएफटी कितने पॉइंट हो गए? अब पहले मैं बाद में इस वाले पॉइंट पे आऊंगा आगे, इस वाले पे आ जाओ। देखो यहां यूटीआर 16 नंबर का होता है, ये वाली लाइन क्लियर हो गई होगी, और ये वाली लाइन भी क्लियर होगी। एनईएफटी ट्रांजैक्शन यूजुअल बैंकिंग आवर्स के बाद एसटीपी पे चला जाता है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये देखो एनईएफटी ट्रांजैक्शन अगर क्रेडिट नहीं होता या रिटर्न हो जाता है, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? रेपो रेट +2%, सेम बेटा आरटीजीएस वाला, रेपो रेट +2% की दर से आपको कंपनसेशन मिलेगा।
आपका एक क्लास ड्यू है, कब होगा रॉकी भाई? अगले हफ्ते कराता हूं, मतलब इसी हफ्ते कराता हूं मैं। ठीक है, एनईएफटी ट्रांजेक्शन इज नॉट क्रेडिटेड और रिटर्न विद इन 2 आवर्स, 2 आवर्स के अंदर रिटर्न हो गया आफ्टर द बैच सेटलमेंट, देन द बैंक इज लाइबल टू पे रिटर्न विद इन 2 आवर्स, नॉट रिटर्न विद इन 2 आवर्स। 2 घंटे के भाई बैच सेटलमेंट हुआ, 2 घंटे के भीतर अगर वो पैसा नहीं वापस आया तो फिर बैंक आपको कंपनसेशन देगा। किस रेट से कंपनसेशन देगा? रेपो रेट प्लस 2% से, रेपो रेट प्लस 2% से। किस अमाउंट पे? अरे भैया जो रिटर्न नहीं हुआ उस अमाउंट पे। कैसी बात करते हो चौधरी साहब, है ऐसे सवाल पूछोगे? मतलब तो ये भी 2 आवर्स में हो जाएगा? हाँ भाई लिखा उन्होंने क्लियर, तो देखो ना, बैच सेटलमेंट के 2 आवर्स के भीतर करना ही है उन्हें, 2 घंटे के भीतर। समझ में आया? कंपनसेशन क्या, कंपनसेशन का रेट हो गया रेपो रेट जो चल रहा है आपका 4% प्लस 2%, 6% की दर से आपको कंपनसेशन मिलेगा मेरे दोस्त। आया, क्लियर हुआ? अब ये एलएएफ होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, अभी समझ में नहीं आएगा, जब मॉनेटरी पॉलिसी कराऊंगा उसे तब समझ में आएगा ये। अभी के लिए इतना समझ लो, फूफा समझ के इसको याद कर लो। हाँ कोई है ये, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एलएएफ। ओके, एलएएफ यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ओके डन। ठीक है, आज मैंने 1 घंटे की क्लास बोली थी आपकी, आज 1 घंटे की क्लास रख रहा हूं। नेक्स्ट मतलब अब मंडे को मेरे भाई मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम दूंगा, एक इंडियन बैंकिंग सिस्टम के लिए एक्स्ट्रा टाइम दूंगा, और एक्स्ट्रा टाइम इस 1 घंटे की क्लास के लिए दूंगा। तो मतलब ये समझ लीजिए कि अब हम लोग की मंडे को आपको 2 घंटे की क्लास होगी, उसमें इंडियन बैंकिंग सिस्टम और ये जो बैंकिंग टर्मिनोलॉजी वाला रेस्ट पार्ट बचता है इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो मंडे को भी क्लास होगी और आपकी ट्यूसडे को भी होगी। ट्यूसडे को तो रेगुलर रहती है, मंडे वाली क्लास को मैं यहाँ पर टाइम पे रखूंगा। टाइमिंग इसका मॉर्निंग में रखूंगा मैं, मतलब ऐसा रखूंगा जैसे 12 से 1 तो मेरा वो रहता है, 12 से 12:30 जो क्लास रहती है, फिर 12:30 से मैं देख लूंगा मेरे दोस्त, इसको 1:30 बजे तक कर लूं कैसे भी करके। ठीक है, एलएफ की फुल फॉर्म है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट, नेपाल वाला पॉइंट नहीं बताया बेटा, बताऊंगा अभी। मैंने अभी खत्म कब किया, इसे खत्म करूंगा, अभी मैंने एक्सप्लेन ही नहीं किया इसको। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे दोस्तों।